नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज अंदर की बात में कहानी 3 जासूसी की। ये तीनों जासूसी की अलग अलग कहानियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले झारखंड, चूँकि हम झारखंड के चैनल हैं, तो झारखंड में पहली खबर ये है कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने एक सलाह दी है। और सलाह ये है कि भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी की जगह किसी और नेता को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे। आप सबको पता होगा कि बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष का दर्जा वाला मामला स्पीकर की कोर्ट में है। उन्हीं के फैसले के आधार पर यह तय होगा कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। ऐसे में जिस कोर्ट में मामला हो, उस कोर्ट का जज सार्वजनिक बयानबाजी कर कोई इशारा दे सकता है क्या? और क्या रविंद्रनाथ महतो कह रहे हैं कि अब किसी दूसरे को बना लीजिए? क्या ये उनके फैसले का इशारा है? क्या उन्होंने ये तय कर लिया है कि बाबूलाल मरांडी के केस को वो खारिज कर देंगे, यानी उनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा? और अगर ऐसा है तो उन्हें खुलकर कहना चाहिए। झारखंड की दूसरी बड़ी खबर है, सालखन मुर्मू नाम के एक नेता हैं, आप सब जानते होंगे। उन्होंने एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह 1992 में बाबरी मस्जिद को जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया गया था, उसी तरह आदिवासी पारसनाथ की पहाड़ियों पर जो जैन मंदिर है, उसी तरह ध्वस्त कर देना चाहिए। और तो और वो अपने बयान को वापस लेने को तैयार भी नहीं है। सालखन मुर्मू ने क्या कहा, आप खुद सुने। हम आदिवासियों को सम्मान के साथ मारंग बुरू वापस नहीं करेगा, 2023 में सरना धर्म कोड लागू नहीं करेगा, तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं, होने के लिए मजबूर होंगे। तो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, हम आदिवासी भी लाखों सेंगेल सेना लेकर पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। ये तो थी झारखंड की खबर। अब आते हैं जासूसी की 3 कहानियों पर। पहली कहानी दिल्ली की है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप हैं। आरोप ये हैं कि 2015 में उन्होंने जासूसी करवाई और जासूसी संस्था जो उन्होंने बनाई उसका नाम था फीडबैक यूनिट। उस वक्त दिल्ली सरकार की विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड थे मनीष सिसोदिया, और उन्हीं की निगरानी में ये सारी जासूसी हुई। और जासूसी किसकी हुई? सरकार के बड़े अधिकारियों की, विपक्ष के नेताओं की। अब सीबीआई ने दिल्ली के एलजी से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए परमिशन दीजिए। अगर सचमुच सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं तो ये बहुत गंभीर मसला है कि केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ अगर आप जासूसी करवाते हैं, खास करके कोई चुनी हुई सरकार जासूसी करवाती है, तो इसका परिणाम क्या क्या हो सकता है, इसका बस अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जासूसी की दूसरी कहानी बंगाल की है। आपको पता होगा कि इसी गुरुवार को ईडी ने बंगाल के एक कोई गजराज ग्रुप्स हैं, उनके यहाँ छापेमारी की और छापेमारी में करीब 1.5 करोड़ नगद बरामद हुए हैं। इसके अलावा ईडी की जो प्रेस रिलीज है वो कहती है कि इनक्रिमिनेटिंग मीडिया वहाँ पे बरामद हुआ। कहानी दरअसल इतनी है कि विक्रम सकारिया नाम के एक शख्स हैं जो कि गजराज ग्रुप के हैं, उनको पैसे दिए जा रहे थे 1.5 करोड़ रुपए कैश। और वो कैश कौन दे रहा था? एक शख्स है मंजीत सिंह ग्रेवाल, वो पैसे दे रहे थे। अब ईडी की प्रेस रिलीज कहती है ये पैसे जो दे रहे थे मंजीत सिंह ग्रेवाल, ये कोयला तस्करी से कमाई हुई अवैध रकम थी। और दी क्यों जा रही थी? वहाँ एक सलासर गेस्ट हाउस है, उसे खरीदने के लिए। सलासर गेस्ट हाउस की कीमत जो बाजार वैल्यू है 12 करोड़ रुपए है। जो बंगाल में जो इसका डीड बनाया गया, कहा गया कि बंगाल के एक ताकतवर नेता के इशारे पर डीड बनाया गया 3 करोड़ का, कि 3 करोड़ में लेन देन होनी है। 3 करोड़ दिया भी गया,
जो बाकी के जो 9 करोड़ देने थे वो ब्लैक मनी के रूप में देने थे, और उसी की पहली किस्त जो थी 1.5 करोड़ रुपए वो अदा की जा रही थी, और वहीं पे ये पकड़ा गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मंजीत ग्रेवाल साहब जो हैं वो बड़े पहुंची हुई चीज़ हैं। वो एक ताकतवर मंत्री के ब्लैक मनी को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, उनके राजनीतिक भाई उनके साथ, और तो और जब नंदीग्राम से चुनाव हारकर ममता बनर्जी इस बार जो चुनाव लड़ रही थी, ये सारा चुनाव यही ग्रेवाल साहब मैनेज कर रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी। अब शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि क्या ममता बनर्जी ये कह सकती हैं कि मंजीत सिंह ग्रेवाल के साथ उनके किसी तरह के फाइनेंशियल रिश्ते नहीं हैं? अगर वो ऐसा कहती हैं तो मैं सबूत दूंगा। ईडी ने भी अपनी प्रेस रिलीज में यही कहा है कि ये मामला बहुत बड़ा है। मामला सिर्फ ये 1.5 करोड़ रुपए का नहीं है। मंजीत सिंह ग्रेवाल बंगाल के ताकतवर राजनीतिक शख्सियत के साथ इनके गहरे ताल्लुकात थे। ये मामला बहुत बड़ा है। मामला कोयला तस्करी नहीं, कई तरह की अवैध कमाई को ये वैध बनाते थे मंजीत सिंह ग्रेवाल साहब। तीसरी कहानी है थोड़ा सा इंटरनेशनल, थोड़ा सा नेशनल। इंटरनेशनल इस मायने में कि आपने इकोनॉमिक हिटमैन इस शब्द का नाम कभी सुना है? इकोनॉमिक हिटमैन जॉन पर्किंस की एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसका नाम है द कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन एक ऐसा प्रोफेशनल या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो दूसरे देशों के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाकर करोड़ों डॉलर कमाता है। वो संदिग्ध और भ्रामक रिपोर्ट जारी करता है, वो अपहरण करवाता है, वो मर्डर भी करवाता है। ये इकोनॉमिक हिटमैन का काम है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में कुछ अनोखी जानकारी हाथ लगी है। क्या हिंडनबर्ग रिसर्च या उसके मालिक इकोनॉमिक हिटमैन हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च के कार्यालय का किसी को पता नहीं कि वो कहाँ पर है। हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो खुद कहती है कि भले ही उसके पास 9 कर्मचारी हों, जो विकिपीडिया के अनुसार है, वो बताती है कि हमारे पास 9 कर्मचारी हैं, लेकिन वे अपनी रिपोर्ट फ्यू लिमिटेड पार्टनर्स को शेयर करते हैं। उनके कोई पार्टनर हैं, फ्यू लिमिटेड पार्टनर्स जो हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये शेयर करते हैं। वो लिमिटेड पार्टनर्स कौन हैं ये दुनिया में किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर रहा है। ये मैंने आपको बताया था। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किस मामले की जांच कर रहा है? हिंडनबर्ग रिसर्च की, उनके किसी रिपोर्ट की जांच नहीं कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च इलीगल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इसकी जांच चल रही है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी कंपनी की जांच, उसकी रिपोर्ट ये तैयार नहीं कर सकते, वहाँ पे ये बैन है। अब सवाल ये आया कि इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत या भारत की किसी कंपनी को टारगेट क्यों किया? इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पहली बात यह कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दूसरी बात कि 2023 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें पश्चिमी देश भारत पर दबाव डाल रहे थे कि भारत अपने यहाँ के गेहूं और चावल का निर्यात नहीं कर सके। भारत ने लॉबिंग की, पश्चिमी देशों के इस प्रयास को विफल कर दिया, और आज भी भारत के गेहूं और चावल अफ्रीकन देशों, अरब देशों और यूरोप के कुछ देशों में निर्यात हो रहे हैं। तीसरी बात कि भारत पश्चिमी देशों के मर्जी के खिलाफ रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। यह बात सार्वजनिक है। चौथा कारण, अडानी ने इजराइल में हाइफा पोर्ट का टेंडर जीत लिया। उस हाइफा पोर्ट के टेंडर के लिए एक चाइनीज और एक अमेरिकी बड़ी कंपनी लगातार प्रयासरत थे, लेकिन जीत हुई अडानी की। इजराइल का पोर्ट खरीदना यह फ्लैश पॉइंट साबित हुआ। इजराइल का नागरिक है नॉर्थन एंडरसन, जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च का मालिक, सो कॉल्ड डायरेक्टर है। फ्यू लिमिटेड पार्टनर्स
में वो कंपनी भी शामिल थी जो हाइफा पोर्ट लेना चाहती थी। अब कहानी समझ में आई ये कॉरपोरेट वार की। तो क्या हिंडनबर्ग रिसर्च इकोनॉमिक हिटमैन है? हिंडनबर्ग रिसर्च के जो मालिक हैं नॉर्दन एंडरसन, उन्होंने एक बयान दिया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसी भारतीय कंपनी के खिलाफ आखिरी रिपोर्ट नहीं है, हम इस तरह की रिपोर्ट जारी करते रहेंगे। मतलब भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाते रहेंगे, वही अपने फ्यू लिमिटेड पार्टनर्स के इशारे पर। नमस्कार।